हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सौरभ सिंह एंड वेलकम टू शिक्षा ब्रिज। आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th को कंप्लीट करके क्लास 12th में गए हैं और या तो वो अपने सिलेबस को स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आर यू एक्चुअली रेडी फॉर क्लास 12th और व्हाट यू शुड नो अबाउट क्लास 11th। क्योंकि क्लास 11th में बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिनिमम आनी ही चाहिए, तभी आप क्लास 12th के सिलेबस को रेडी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि क्लास 11th में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को रीड आउट किया है, बट मैं उनमें से कुछ टॉपिक लोगों को उठाया हूँ और उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसा कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। एसेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं, लाइबिलिटी के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कैपिटल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इक्विटी क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आने चाहिए, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है। ये जब तक आप इन टर्मों को नहीं जानिएगा तब तक आप आगे बढ़ने में आपको बहुत ही मुश्किल होगा। क्लास 12th जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप पढ़ना है, कंपनी अकाउंटिंग पढ़ना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो एक थर्ड बुक है। तो सिलेबस बहुत ही हैवी है, तो आपको उसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म यू शुड नो। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार क्लास 11th का बुक खोल के फिर से बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जान लें कि ये होता क्या है। बहुत सारे टर्म्स हैं, आप उनको जान लें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लास 12th। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिक रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th में आप लोगों को गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल के बारे में आपके टीचर्स ने बताया होगा और बुक्स में भी दिया रहता है। तो आपको डेबिट और क्रेडिट का बेसिक रूल्स आना ही आना चाहिए। जब तक आप ये बेसिक रूल्स नहीं जानिएगा 12th में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्लास 12th में जो है वो क्लास 11th के फाउंडेशन पे ही बेस्ड होता है। अगर आपको यहाँ पर जो अकाउंट है जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये आपको जो बेसिक रूल्स हैं, इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है, यू शुड नो। एंड द मॉडर्न रूल कि एसेट्स को अगर बढ़ाना है तो एसेट्स ऑलरेडी डेबिट होता है तो उसे बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, अगर उसे घटाना है तो उसका अपोजिट क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी जैसा कि क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे, घटाने के लिए डेबिट करेंगे। इनकम रेवेन्यू वही है, एक्सपेंस दिया हुआ है, इक्विटी एंड कैपिटल जैसा कि आप लोगों को इसका नेचर के बारे में दिया हुआ है कि इसका नेचर क्या होता है। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है तो उसे बढ़ाने के लिए हमें और डेबिट करना होगा। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप ये नहीं सीखे हो तो पहले आप इन चीज़ों को सीख लें, तब आप क्लास 12th के लिए रेडी रहोगे। नहीं तो आप अगर इन चीज़ों को सीखे बिना अगर क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करते हो, बहुत सारी परेशानी आएंगी। The next thing is accounting principles. As we know that there are so many accounting concepts and conventions which comes under accounting principles. तो आपको जितने भी concepts हैं और conventions हैं उनका कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर आप उनको जानेंगे तो that will definitely help you in क्लास 12 सिलेबस। क्योंकि जो क्लास 12 का सिलेबस है उसमें पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो उसमें बहुत जगह कुछ कुछ प्रूडेंस प्रिंसिपल है, फिर एक्रूवल है, बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको वो हेल्प करेगा क्लास 12th में। नेक्स्ट थिंग इज़ जर्नल। अगर आपको जर्नल एंट्री में दिक्कत होती है तो आप पहले अपने जर्नल को स्ट्रॉन्ग करिए। क्लास 11th में जैसा कि जर्नल का एक अलग से स्पेसिफाइड चैप्टर है, तो आपको ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर जर्नल एंट्री में दिक्कत हो रही है तो आपको बहुत ही आगे दिक्कत होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में भी बहुत सारे जो लेजर्स बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, अगर आपको जर्नल आएगा
तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन पोस्टिंग द जर्नल इन द लेजर। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अकाउंटिंग में 12th में शेयर से क्वेश्चन आता ही है, डिवेंचर से क्वेश्चन आता ही है, उसमें जर्नल एंट्रीज ही रहते हैं। तो अगर आपको जर्नल आता है तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले आपको डेबिट क्रेडिट का रूल समझना होगा, फिर आप जर्नल ईजिली पास कर सकते हो। अगर आता है अच्छी बात है, वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th। नहीं आता है तो पहले जर्नल को स्ट्रॉन्ग कर लो, 100-200 जर्नल एंट्रीज पास कर लो धीरे धीरे, देन आफ्टर आप आगे बढ़ो। द नेक्स्ट थिंग इज लेजर। लेजर मतलब क्या हो गया, आपको खाता बनाना है, जर्नल एंट्री पे ही बेस्ड रहता है। अगर किसी को जर्नल आता है तो फिर लेजर आप खाता में उसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेजर भी आपको लेजर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लेजर का नॉलेज नहीं है तो क्लास 12th में दिक्कत होगा। क्लास 11th का बुक को फिर से खोलिए और फिर से लेजर को स्ट्रॉन्ग करिए। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं फाइनल अकाउंट में क्लास 11th में एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट। तो उसमें आपको ट्रायल बैलेंस ही दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही आप ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हो। ओके, तो यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जैसा कि जर्नल आप पहले पास करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन आफ्टर आप उस जर्नल को लेजर में पोस्ट करोगे और फिर लेजर का जो बैलेंस निकलेगा उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है ना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज फाइनल अकाउंट्स। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़े हो, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े हो, जाओ फिर से बुक खोलो, फिर से अपने सीनियर से, टीचर से पूछो और उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनता है उसको फिर से बनाओ, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है क्लास 12th, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास 12th का चैप्टर्स का नाम अलग है तो वो एकदम से नया एक आपको एक नया अरीना स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोई नया सीन नहीं है, वो क्लास 11th के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप 11th अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आप जाके 11th की बुक को खोलो और 11th के सारे चैप्टर्स को रिवाइव करो, तभी आप क्लास 12th के लिए एक्चुअली में रेडी रहोगे। ओके, फाइनल अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़े हो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हो जाके फिर से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं या नेट लॉस निकालते हैं और बैलेंस शीट को फिर मैच करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप जाके फिर से फाइनल अकाउंट को और विथ एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, डेटर से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है, बिल्स से रिलेटेड। तो आपको ये बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, तो अगर आप वो सीख लोगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लास 12th। ओके गाइज, एंड सम अदर्स। जैसा कि मैं बोला हूँ कि ये PPT या ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो क्लास 12th में गए हैं या क्लास 12th का अभी नया नया सिलेबस स्टार्ट किए हैं या फिर सिलेबस स्टार्ट अभी नहीं किए हैं, जो क्लास 11th को पास आउट किए हैं उनके लिए है। तो जैसा कि मैं अभी पीछे कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लास 11th का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच यू शुड नो, देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट क्लास 12th सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी अदर टॉपिक है, जैसे कि डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और फिर प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करना और विदाउट प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन किए बिना मशीन अकाउंट और फिर अदर्स अकाउंट बनाना है। तो आप एक बार उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को फिर से बना लें, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको 12th में भी हेल्प करेगा, वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो अगर आप डिप्रिसिएशन पढ़े रहोगे तो यू शुड नो द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन और वो कहाँ कहाँ जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर पता रहेगा क्लास 12th में। द नेक्स्ट थिंग इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 11th में एक फिर चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आपको ड्रॉवर, ड्रॉवी, उसमें बहुत सारे केस दिए रहते हैं, 4 केस रहते हैं। जैसा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है कि ड्रॉवर ने अपने बिल को अपने पास रखा ड्यू डेट तक। फिर उसके बाद सेकंड केस होता है कि जो ड्रॉवर होता है वो बिल को क्या कर देता है, डिस्काउंट करा लेता है बैंक में। द थर्ड केस इज द ड्रॉवर एंडोर्स द बिल
to his or her creditor, and the last case is when the bill is sent to bank for collection, वो बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ केस है जिसमें आपको सारे बिल्स का एक अच्छा सी जानकारी मिल जाएगा कि होता क्या है। ट्रांजैक्शंस अगर कोई कर रहा है क्रेडिट बेसिस पे तो ड्रॉवी जो बिल देता है, ठीक है, उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। तो ये जो 11th का ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है ये भी आप पढ़ लें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा क्लास 12th में। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ पर आपको प्रोविज़न क्या है, रिजर्व्स क्या है, बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है ना। प्रोविज़न कहाँ से बनाते हैं, ठीक है, रिजर्व्स का क्या टाइप होता है, क्या यूज़ होता है, तो ये सब भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है छोटा सा, उसको भी एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कैश बुक एंड अदर बुक। जैसा कि मैं बोला हूँ क्लास 11th में फिर से एक चैप्टर है कैश बुक, जो कि सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक होता है। इसमें सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग लेते हैं। और अदर बुक में क्या होता है, सब्सिडियरी बुक होता है। इसमें सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और भी अदर बुक होते हैं, पेटी कैश बुक, ये सब। तो एक बार आप उसका थोड़ा कुछ एक इन्फॉर्मेशन ले लें, एक बार देख लें, बना लें। इसके अलावा भी क्लास 11th में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी पढ़ लें क्योंकि 12th में भी कहीं ना कहीं कंपनी अकाउंटिंग में कुछ जीएसटी का पार्ट है, ठीक है, या यूज़ कहीं पे भी हो सकता है। तो यू शुड नो द ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। उसमें आप SGST, IGST, ठीक है, CGST, इंटर ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो इसमें आप पढ़ लें जो कि आपको हेल्प करेगा। तो मोर और लेस मेरा बोलना यही है कि क्लास 12th में अगर आप अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हो तो क्लास 11th को एक बार अच्छा से क्विक रिवीजन कर लो। अगर कुछ चीज़ छूटा हुआ है तो जैसा कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो उसको एक बार रिवाइव कर लो, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा दिक्कत होगा आपको बनाने में। क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा सा हैवी है। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स है, एडमिशन्स है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, फिर NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका कुछ है। देन आफ्टर आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में है, आपका शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। फिर आपका एनालिसिस में है बहुत सारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब तक आप क्लास 11th को अच्छे से मोर और लेस, अगर आप हर चीज़ को कुछ नहीं जानिएगा, तो अगर आप चाहिएगा कि किसी चैप्टर को स्किप करके हम डायरेक्ट 12th में चले जाएं तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा ही करेगा। क्लास 12th का जो हम लोगों का सिलेबस है वो अभी शिक्षा ब्रिज में आपको चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस अभी आगे देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले मैं सोचा कि एक बार क्लास 12th में जो नए बच्चे गए हैं उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड के रूप में ये एक वीडियो प्रिपेयर करके डाल दिया जाए कि व्हाट दे शुड नो अबाउट क्लास 11th। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रीवियसली बोला है, जो टॉपिक्स को यहाँ पर दिखाए हैं उसको कंप्लीट कर लें तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।